माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन.के. बाबा एक्यूरेसी क्लासेस। हमने पिछले क्लास में विलयन के व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया था। इसके बहुत सारी विधियां होते हैं जिसमें हम मोलारिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। मोलारिटी यानी इसे मोलरता या मोलर विलयन भी कहते हैं। इसके अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसे तो लोग मोलरता कहते हैं, लेकिन इसे मोलर विलयन भी कहते हैं और इसे मोलारिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोलरता होता क्या है, पहले आप जानेंगे कि मोलरता एक प्रकार के विलयन है जिसमें 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। कहने का यह मतलब है कि कोई भी पदार्थों का जो मिश्रण बनाया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि चीनी और पानी का हम विलयन तैयार करते हैं, उस विलयन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए और उस 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए चीनी की जो मात्रा है उसी को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। मात्रा का मतलब मोलों की संख्या। मोल क्या है, 2 द्रव्यमानों के अनुपात होता है। तो आप यह जानेंगे कि 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है। यह ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि इसमें विलयन उपस्थित होते हैं। इस विलयन में आयतन उपस्थित होता है। किसका आयतन है, तो विलयन का आयतन है। तो आयतन उपस्थित होने के कारण यह ताप पर निर्भर करता है। आप यह भी जानेंगे कि यह विलेय के मोलों की संख्या एवं 1 लीटर विलयन का आयतन के अनुपात होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विलेय के मोल और विलयन के जो आयतन है, आयतन को लीटर में मेजर करते हैं, मापते हैं। तो इसका मात्रक जो होगा इसका जो मात्रक होगा वह मोल प्रति लीटर होगा। यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो आप यह जानेंगे कि इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि मोलरता का 2 कंपोनेंट है, विलेय के मोलों की संख्या और 1 लीटर विलयन का आयतन। यह काफी महत्वपूर्ण है। किसका आयतन होगा, तो विलयन का आयतन होगा। ध्यान में रखेंगे 1 लीटर विलयन का आयतन। तो 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। इसे मोलर विलयन भी कहते हैं। यह ताप पर निर्भर करता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर याद रखना है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछे गए हैं और पूछेंगे भी। तो यह जानेंगे कि इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता जो हमने कहा है कि विलेय के मोलों की संख्या और 1 लीटर विलयन का आयतन के अनुपात होता है। तो यह परिभाषा से, यह फॉर्मूला से इसका परिभाषा भी बनाया जा सकता है और मोलरता को इस कैपिटल M से सूचित किया जाता है। यानी कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या को N1 और आयतन को V से। इसमें L का मतलब लीटर है, लीटर में लिया गया है और लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो मिली का मतलब है 10 के पावर -3। तो नीचे -3 होगा तो ऊपर के जाने पर क्या हो जाएंगे, 10 के पावर 3 हो जाएंगे, यानी 1000 हो जाएगा। तो N1 गुने 1000 बटे आयतन, किसमें, मिलीलीटर में। M का मतलब मिली, L का मतलब लीटर। और आप यह भी जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या जो होते हैं वह विलेय के द्रव्यमान और विलेय के मोलर द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसलिए N1 बराबर हो जाएंगे W1 बटे M1।
इसका मतलब यह हुआ कि W1 गुणे 1000 बटे M1 गुणे V, इसमें आएंगे मिलीलीटर में आएंगे। यहाँ आप यह देखेंगे कि कैपिटल M जो है वह मोलरता है, N1 जो है विलेय के मोलों की संख्या है, V विलयन का आयतन है, W1 विलेय का द्रव्यमान है और M1 विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो आप यह जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 लीटर विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का परिभाषा भी पूछे जाते हैं। तो यह परिभाषा हो गया और इसका यह किस पर निर्भर करता है, तो यह ताप पर निर्भर करता है और इसका मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर। इसके 2-3 बातें जो है याद रखने की बात है, यह याद रखेंगे और यह किस पर निर्भर करता है, ताप पर, यह याद रखने की योग्य बात है। और यह किसका मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो है फॉर्मूला इससे हिसाब बनाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स बनाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मोलरता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल की हमने बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है 4 ग्राम एथेनॉल जिसका शुद्ध C2H5OH है को 200 मिलीलीटर विलयन के आयतन में घुलाया गया है, तो विलयन का मोलरता ज्ञात करें। यहाँ पर आपको देखना है कितना ग्राम है, 4.6 ग्राम। क्या है, इथेनॉल है। इसके विलयन है, कितना विलयन का आयतन है, 200 ml। तो प्रश्न के अनुसार दिए गए द्रव्यमान जो W1 है वह 4.6 ग्राम है C2H5OH। तो C2H5OH का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो M1 बराबर C2H5OH का मोलर द्रव्यमान। आप जानते हैं कि कार्बन का हमने लिखा दिया है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और कितने कार्बन है, 2 है, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। हाइड्रोजन देखना है, 5 और 1 6, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 6 हो जाएंगे और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी टोटल इसका मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 46 होगा और इसे ग्राम प्रति मोल में मेजर करते हैं। तो इसके बाद इसका आयतन देखेंगे, विलयन का जो आयतन है वह 200 मिलीलीटर है। तो निकालना क्या है, तो मोलरता ज्ञात करना है। यह मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, M बराबर वाट, यह कैलकुलेट करना है। फार्मूला है M इक्वल टू W1 गुणे 1000 बटे M1 गुणे V, किसमें लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट किए हैं 4.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 200। इसको 5 बार में कट जाएगा, यह 10 बार में कट जाएंगे, तो 5 गुना 10 मीटर 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। M इक्वल टू 1/2 मोल पर लीटर इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। इसका आंसर यही होंगे। तो ध्यान रखना है, इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और इसका मेन है मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेना। मोलर द्रव्यमान के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास पिछले क्लास में हमने बताया है, उसको थोड़ा सा याद रखेंगे, यह बन जाएगा। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं मोलरता से संबंधित है, वह है कि निम्नलिखित में कौन मोलरता का मात्रक है। तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन का अनुपात होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएंगे मोल प्रति लीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं वह है कि निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है। हमने विलयन के पहला लेक्चर में भी इसकी हमने चर्चा किया था, लेकिन फिर याद दिलाते रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे इसे। तो निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है, मोलरता है, मोलनता है, मोलंस है, सभी है, तो यह मोलरता होगा,
चूंकि मूलतः में बिलियन का आयतन है और आयतन जो आप जिस बिलियन में रहेंगे वह ताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मोलरता एवं मोलरता में अंतर लिखें। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हम जो अभी बतला रहे हैं यह बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जामिनेशन में आता है, यह बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। तो मोलरता और मोलरता में अंतर लिख लें। हमने पिछले क्लास में मोलरता के बारे में बताया था, आज मोलरता बतलाए हैं और दोनों का टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट हमने इसका डील किया है। वही 2-3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है जो हम यहाँ पर रखे हैं, जो आप लोगों को याद हो जाएगा थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। यानी आप यह देखेंगे कि मोलरता जो है क्या है, यह 1 लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है, जो बार बार रिपीट किया है इसको हम। दूसरी बात है मोलरता, यह 1 केजी विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है। दोनों में डिफरेंस यही है कि यह 1 लीटर बिलियन का आयतन है, जबकि यह 1 केजी विलायक का द्रव्यमान है, बाकी सब समान है ना। तो 1 लीटर बिलियन के आयतन है किसमें, मोलरता में, और मोलरता में है 1 केजी विलायक का द्रव्यमान। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरा है यह ताप पर निर्भर करता है। क्यों ताप पर निर्भर करता है कि इसमें आयतन है, और मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। यह ताप पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान वाला जो भी होगा वह ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जिसमें आयतन होगा वह ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, जबकि इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। तो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल क्लियरली हमने यहाँ पर बतलाया है, एकदम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, याद हो जाएगा। यह थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर 3 इसका 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना, इसका 3 ऑब्जेक्टिव पॉइंट बना, यानी 6 ऑब्जेक्टिव हो गया, और 1-2 नंबरिया क्वेश्चन जो दोनों में डिफरेंस है। और ऐसे मान लिया जाए तो मोलरता का परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर का ही हो जाएगा, या मोलरता का पूछेगा तो ये लिख सकते हैं। यानी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, हमने इसको लिखाया और याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है टॉपिक, वह है मोल अंश। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मोल का जो हिस्सा होगा, जो उसका भाग होगा, उसी को मोल अंश कहते हैं या मोल प्रभाज। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई सॉल्यूशन होगा, कोई विलयन होगा, उस विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, यह पहले से आप लोग जानते हैं। तो विलयन का विलयन के जो मोलों की संख्या होगा, उसमें विलेय की मोलों की संख्या है उपस्थित है और विलायक के मोलों की संख्या उपस्थित है। तो उसमें से विलयन में से विलेय की मोलों की संख्या मोल अंश कहलाएगा, और विलायक के मोलों की संख्या भी क्या कहलाएंगे, मोल अंश कहलाता है। तो मोल अंश 2 मोलों के अनुपात होता है। किसका किसका अनुपात होता है, तो आप जानेंगे कि अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात है। अवयव का मतलब विलेय और विलायक, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाएगा। विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात मोल अंश कहलाएगा। अर्थात यानी अनुपात की जो हम बात करते हैं उसका अंश में अवयव होंगे, और वह अवयव विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, लेकिन उसका जो हर होगा, जो आपका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर होगा, वह जो होंगे वह हमेशा सॉल्यूशन के मोलों की संख्या होगी, विलयन के मोलों की संख्या होगी। इस बात को याद रखेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है, नीट है, एडवांस जी एडवांस वगैरह में भी
पूछे गए क्वेश्चन है। तो मोल अंश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वही हमने बताया है कि यह अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात बहुत सरल भाषा है, इसमें बहुत सिंपल है, याद करना कठिन नहीं है, याद हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे इसका, है ना। अब यहाँ देखना है अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखना है कि इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रक विहीन होता है। मात्रक नहीं होने का क्या मतलब है कि यह दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, यानी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, मोल एक वस्तु का मात्रक है, वह अवयव में भी है और विलयन में भी है, दो अनुपात है, इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होगा, वह एक संख्या केवल होगा। इसका मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह मात्रक विहीन होता है। अब पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस विलयन का मात्रक नहीं है, तो यह क्या कहलाएंगे? मोल अंश कहलाएंगे। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अवयव में विलेय या विलायक होंगे, लेकिन यहाँ इसका जो डिवाइडेड होंगे वह किससे होंगे? विलयन के मोलों की संख्या। तो मोल अंश का हमने जो परिभाषा बतलाया, टू द पॉइंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमने जो बात किया, उसके साथ साथ इसका कुछ मैथमेटिकल टर्म है ना, तो उसको जानना जरूरी है, ताकि इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, और तो वहाँ पर ये सारी बातों की चर्चा होगी। यानी विलयन के हमने जो व्यक्त करने की विधियाँ में मोल अंश की जो हमने बात किया, उसका काफ़ी आगे यूज है। तो यहाँ पर विलेय हमने बताया था कि यह अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो उसी बात को हमने यहाँ पर रिपीट किया है कि अवयव में विलेय होगा और विलायक होगा। तो विलेय का मोल अंश बराबर जिसका मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या, और बटा में क्या लेंगे? विलयन के मोलों की संख्या। विलेय का मोल अंश को x1 से और विलेय के मोलों की संख्या को n1, और विलयन के मोलों की संख्या में विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या होते हैं। तो विलेय की n1 और विलायक मोलों की संख्या n2, अर्थात x1 = n1 बटे n1 प्लस n2 होगा। यह विलेय के मोल अंश का यहाँ फार्मूला हुआ। नेक्स्ट है विलायक का मोल अंश। विलायक का मोल अंश जो होते हैं वह विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या को n2 से और विलयन के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, अर्थात n1 प्लस n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी विलायक का मोल अंश जो होंगे x2 प्लस x2 = n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होगा। अब हम क्या करेंगे कि विलेय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश दोनों को जोड़ेंगे। विलेय का मोल अंश और विलायक के मोल अंश का जो टोटल सम होगा वह विलयन का मोल अंश होगा, अर्थात विलयन का मोल अंश बराबर विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश। तो विलयन का x1 प्लस x2 बराबर, और हमने यहाँ वैल्यू लाया है, x1 का वैल्यू कितना है? n1 बटे n1 प्लस n2। तो यहाँ पर हमने रखा है n1 बटे n1 प्लस n2 प्लस x2 का वैल्यू n2 बटे n1 प्लस n2। अब हमने क्या किया है कि दोनों का एलसीएम ले लिए n1 प्लस n2, और ऊपर वाला क्या लेंगे? जुड़ जाएंगे, यानी n1 प्लस n2। यहाँ पर अंश और हर दोनों समान है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों समान है, इसलिए समान जो होगा उसका रिजल्ट 1 आएगा, एक बार में कट जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि विलयन मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि वह एक संख्या है। वह जितने मतलब विलेय के मोलों की संख्या ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो x1 प्लस x2 का मान कितना आया? 1 आया। इस समीकरण से x1 निकालना है तो क्या होगा? x1
इक्वल टू 1 माइनस x2, x2 निकालना होगा तो 1 माइनस x1। यानी इसका मोल अंश का उपयोग आगे इस चैप्टर में काफ़ी है, तो जहाँ पर राउल्स का नियम पढ़ाया जाएगा, तो आदर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है, यानी बहुत सारे अगले टॉपिक्स में इसकी चर्चा करेंगे, जहाँ इसका उपयोग है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं बतला दूँ, यहाँ एग्जामिनेशन में जब पूछे जाएंगे इसका डेफिनेशन, जो हमने जो डेफिनेशन बतलाया है उसी को लिखना है, एक आध पॉइंट उसमें ऐड कर देना है कि यह इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा एक्सप्लेनेशन इसलिए हमने यहाँ किया है, इसका यूज आगे के टॉपिक्स में किया जाएगा, उसका वहाँ पर यूज होगा, इसलिए यहाँ पर जान लेना आवश्यक है। तो आज के लिए इस टॉपिक पर ही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम आगे जो है राउल्स लॉ का नियम पढ़ाएंगे, राउल्स लॉ पढ़ाएंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम अभी आप लोगों को जो फोकस कर रहे हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, मेन आप लोग का टारगेट है आप लोगों को अच्छा कराना, इसलिए यहाँ पर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन को ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे संबंधित जो एडवांस लेवल होते हैं, नीट जी पूछा जाता है, तो वहाँ उस सारी बातों को यहाँ टू द पॉइंट ऑफ द की पॉइंट में इंक्लूड कर लेते हैं।